गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने यहां पर एक हिंट दिया है कि हो सकता है यूएस से एग्जिट कर जाए रशिया यूक्रेन पीस डील से। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी पास्ट के अंदर। तो पिछले कुछ महीनों से कोशिश ये करी जा रही थी कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक समझौता करवाया जा पाए, ताकि जो इतने लंबे समय थे इनका जो युद्ध चला जा रहा है उसको एक तरह से रोका जा पाए। एंड इसमें यूएस से कोशिश कर रहा था इनके बीच में एक डील करवाने की। पर अब यहाँ पर ना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, उन्होंने ये बोला है कि यार हम अगले कुछ दिन देखेंगे, अगर डील होती है बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती ना तो फिर यूएसए इस डील में बातचीत नहीं करेगा इन लोगों के साथ, क्योंकि यूएसए की अपनी भी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। ये युद्ध यूएसए का है ही नहीं, एंड उनको और भी बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर इनका समझौता नहीं होता है, फिर ये आपस में ही जो इनको करना है वो करे, वो फिर यूएसए उसमें नहीं एक तरह से इंटरफेयर करेगा। ऐसा हिंट यहाँ पे दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर यूएसए पूरी तरह से इस डील से बाहर हो जाए। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे एक ईरान बैक्ड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, हाउथीस। ये हाउथीस दरअसल में यमन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, पर बैकिंग जो है वो ईरान से होती है। अब इनके द्वारा बताया गया है कि जो यूएसए ने स्ट्राइक करी थी यमन फ्यूल पोर्ट के ऊपर, उसके अंदर कम से कम 74 लोगों के यहाँ पे मारे जाने की यहाँ पे खबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका युद्ध चला ही आ रहा है एक तरह से यूएस और ईरान के बीच में। आप जानते होंगे कि इनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उसी केस में आपके यूएसए ने एक एयर स्ट्राइक करी थी एट द रास ईसा फ्यूल पोर्ट इन यमन। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 74 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। दोस्तों, डेट है आज की 19 अप्रैल 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 3 है वो कल यानी कि 20 अप्रैल को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ये आप जो टेस्ट है आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे इसको ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। आपको ध्यान ये देना है कि इसमें दोनों टेस्ट होंगे। आपका जीएस का टेस्ट भी होगा सुबह 9:30 से 11:30, एंड साथ साथ सी सेट का टेस्ट भी होगा 2:30 से 4:30। अब ये जो टेस्ट है इसका जो लिंक है मैंने जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम के अंदर होगा, प्लस एट द सेम टाइम इसका डिस्कशन भी होगा यूट्यूब के ऊपर ही, एंड उसको मैं ही कंडक्ट करवाऊंगा। तो विल डिस्कस द आंसर्स देयर एज वेल, अच्छे से डिटेल में उसकी चर्चा भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पर उससे पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक हमें समझना है ना, वो समझना है दाऊदी बोरा कम्युनिटी के बारे में। उसको समझने के लिए हमें इस्लाम के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने ना अक्सर शिया और सुन्नी इनके बारे में सुना होगा, पर शायद आपको कंप्लीट आइडिया नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। दरअसल में ना, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है तो कौन उनको सक्सीड करेगा, उसके ऊपर अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। जो सुन्नी थे ना, उनका यहाँ पे व्यू पॉइंट था कि जो सक्सेसर चूज किया जाना चाहिए वो कंसेंसस के बेसिस के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जैसे अबू बकर हो गया, वो उनकी बात करते थे कि उनको यहाँ पे उनका सक्सेसर होना चाहिए कंसेंसस के माध्यम से। पर जो शिया कम्युनिटी थी, उनका यहाँ पे ये मानना है था कि जो मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उनको सक्सीड करने के लिए जो उनके कजन है और उनके जो सन इन लॉ है अली, उनको सक्सीड करना चाहिए। यानी कि उनका पॉइंट ये था कि सक्सेशन के अंदर जो उनका उसी लाइन है उसी को ही फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पे इनका मानना था। पर शिया का मानना था कि नहीं, ग्रुप में एक तरह से वोटिंग करके एक तरह से कंसेंसस से चूज किया जाना चाहिए बाय द कम्युनिटी, ऐसा मानना था। अब स्टार्टिंग तो इनकी इसी डिफरेंस से हुई कि कौन उनको आगे, प्रॉफिट मोहम्मद को कौन आगे जाके सक्सीड करेगा। बट थोड़े थोड़े इनके जो विचार थे वो भी आने वाले समय के अंदर थोड़े बहुत चेंज होते रहे, एंड इस तरह से आपको शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना दाऊदी बोरा कम्युनिटी की, ये आपको ध्यान में रखना है कि दरअसल में ये शिया कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है। अब हुआ क्या, ये जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले उनके रेजिडेंस के ऊपर, एंड जब प्रधानमंत्री मोदी से उनका डिस्कशन हुआ तो उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि हम लोग वक्फ बिल के जो समर्थन में हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि उन्होंने समर्थन किया जो वक्फ एक्ट अब एक तरह से बन चुका है। तो इस वजह से ये दाऊदी बोरा कम्युनिटी थोड़ा न्यूज में है। तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक रिलीजियस ग्रुप है विद इन द इस्माइली ब्रांच ऑफ द शिया इस्लाम। तो शिया ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर
इनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनके जो रूट्स हैं वो फातिमी इमाम से होते हैं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे थ्रू हिज डॉटर फातिमा एंड उनका जो सन इन लॉ है इमाम अली। दरअसल में जो अली की हमें बात कर रहा था शियास के अंदर, वो अली सन इन लॉ भी थे एंड साथ ही साथ उनके कजन भी थे प्रॉफिट मोहम्मद के। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे ये जो टर्म है बोरा, ये वर्ड आया है ट्रेड से, बेसिकली ये गुजराती वर्ड है एंड ऐसा बताया जाता है कि 40 से भी ज्यादा देशों के अंदर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सेटल्ड हैं। लार्जेस्ट कम्युनिटी इनकी गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इनके प्रैक्टिसेस की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद को ये आखिरी प्रॉफिट मानते हैं, प्लस एट द सेम टाइम मोहम्मद के दीगर सक्सेसर को ये अली बिन अबी तलिब उनको यहाँ पे माना जाता है। और ये एक भगवान एक कुरान के अंदर यहाँ पे मानते हैं और उनका जो कुरान है उनके मैसेज के अंदर यहाँ पे ये बिलीव करते हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेज ये बोलते हैं दैट इज लिसान अल दवत, जो कि गुजराती, अरेबिक, उर्दू और पर्शियन का एक मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है ना, वो एक्स कम्युनिकेशन के अंदर बिलीव करती है, उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें पता क्या होता है, एक लीडर, जैसे इस ग्रुप का अगर लीडर चाहे ना तो किसी एक पर्सन को वो मना कर सकता है कि यार ये पर्सन मस्जिद नहीं जा पाएगा, ये पर्सन बरियल्स जो होते हैं उनको वहां पे उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्स कम्युनिकेशन। जो लीडर होता है ना वो लोगों को कम्युनिकेट कर देगा कि ये बंदे के पास से आज से हक एक तरह से छीने जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स कम्युनिकेशन। तो ये वाली जो आपकी प्रैक्टिस है वो यहाँ पे फॉलो करी जाती है दाऊदी बोरा कम्युनिटी के अंदर। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना एक बॉम्बे के अंदर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट है, वो एक्स कम्युनिकेशन एक्ट इसी एक्स कम्युनिकेशन को रोकता है, ताकि ऐसा नहीं आप कर सकते कि किसी को उनके राइट्स, उनके प्रिविलेजेस आपने रोक दिए तो वो एक्स कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये बातें थी कुछ जो आपको दाऊदी बोरा कम्युनिटी के बारे में पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में कि आखिर ये मुद्दा क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर का। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि यार हमारी जो बॉडी है वो गर्मियों के अंदर कैसे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती है? ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करना। देखो आपका जो टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो रेगुलेट किया जाता है आपके पसीने से, जो आपका स्वेट होता है। अब होता क्या है, जब मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो उस केस में आपकी बॉडी में पसीना आता है एंड बॉडी का ये जो पसीना है कहीं ना कहीं वो अवेपोरेट करता है एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो कूलिंग इफेक्ट इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ना इस तरह से आप अपने अवेपोरेशन के माध्यम से ना अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, थोड़ा कूल डाउन करते हो। पर ये इवेपोरेशन तभी पॉसिबल है जब ह्यूमिडिटी कम होती है। क्योंकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, इवेपोरेशन एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, पर अगर मैं बोलता हूं कि पहले ही ह्यूमिडिटी हाई है, उस केस में क्या होगा, ये इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअल में ना अगर मान लीजिए कभी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर उस केस में स्वेट और जो वेपोरेशन का प्रोसेस था वो उतना नहीं हो पाता। तो और हमारी बॉडी एक तरह से अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आई कि किस तरह से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब आप एक बात नोटिस करिएगा, हमारे पास ना टेम्परेचर नापने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दूसरा होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब, देखो एक तो सिंपली आपने थर्मामीटर लिया इस तरह से एंड आपने टेम्परेचर नाप लिया, ठीक है, जो भी टेम्परेचर चल रहा है, इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर दूसरे केस में पता क्या करोगे आप ना एक कॉटन का गीला कपड़ा लोगे, ठीक है, और कॉटन का गीला कपड़ा इस तरह से आपके थर्मामीटर के पास में रख दोगे, मतलब थर्मामीटर के ऊपर लगा दोगे, ठीक है। अब थर्मामीटर के ऊपर आपने ये गीला कपड़ा लगाया हुआ है। अब सर ये गीला कपड़ा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, सर यहाँ से भी हवा आएगी, यहाँ से भी हवा आएगी, डेफिनेटली आएगी, एयर फ्लो होगी, एयर फ्लो होने की वजह से यहाँ पर भी आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी सर कूलिंग डाउन का फिनोमेना होता है, जैसा कि आपकी ह्यूमन बॉडी में हुआ। जैसे वहां पर भी पसीना आया था ना और एक तरह से आपने कूल डाउन किया था, सेम चीज यहाँ भी होती है। तो उस वजह से सर ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा कम आएगा। यानी कि आप नोटिस कर पाओगे अगर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना था तो उससे कम आएगा आपका नॉर्मली वेट बल्ब टेम्परेचर। पर सर ये वेट बल्ब टेम्परेचर तभी कम आएगा अगर ह्यूमिडिटी कम है एयर के अंदर। क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो उस केस में वेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा, फिर उस केस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा। तो दरअसल में होता पता क्या है,
हमारे लिए जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस केस में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा बताया जाता है कि अगर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है ना, तो एक इंसान को बहुत हैवी पॉसिबिलिटी होती है हीट स्ट्रोक आने की। तो दरअसल में अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर अभी कुछ हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि शायद ये गलत है, हमारा एस्टिमेशन थोड़ा इससे कम ही है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई है और वेट बल्ब टेम्परेचर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है, इसका मतलब एक इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए वेट बल्ब टेम्परेचर को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि अचीव किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। साथ ही साथ इसको मेजर करने का तरीका क्या है, आप एक वेट क्लॉथ का इस्तेमाल करते हो अराउंड अ थर्मामीटर बल्ब, एंड इवेपोरेशन बल्ब को कूल डाउन कर देता है और वो वेट बल्ब टेम्परेचर को इस तरह से दिखाता है। तो ये यही बताता है कि किस तरह से आपकी बॉडी कूल डाउन कर सकती है वाया स्वेटिंग, ठीक है। और हीट डेंजर को असेस करने के लिए इसको जानना होता है। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अगर मान लो 100% ह्यूमिडिटी है, अगर 100% ह्यूमिडिटी होगी तो सर इवेपोरेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर आपका एयर टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तब वेट बल्ब टेम्परेचर डेफिनेटली नीचे ही आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो आईएमडी का आप ध्यान में रखिएगा कि आईएमडी ना, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो वेट बल्ब टेम्परेचर को फैक्टर नहीं करती इन देयर हीट वेव डेफिनेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनमें दोनों में अंतर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में मॉइस्चर के इफेक्ट को नहीं देखा जाता। वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर ना, आप वो कपड़ा इस्तेमाल करते हो कॉटन का, तो डेफिनेटली वो मॉइस्चर थर्मामीटर को यहाँ पे हमें बताता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ कोई मॉइस्चर, कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता, वेट बल्ब के अंदर डेफिनेटली ये होता है। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी से वेट बल्ब सॉरी ड्राई बल्ब इफेक्ट नहीं होता, आपका वेट बल्ब इफेक्ट होता है। नॉर्मली आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर नॉर्मली कम ही होता है, अनटिल एंड अनलेस आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तब ही वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर आएगा, अदरवाइज वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कम ही होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसकी एप्लीकेशन आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर इस्तेमाल करने के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों एक्चुअली में पता क्या हुआ था, पेंडेमिक जब हम सब ने देखा कोविड-19 के टाइम के ऊपर, राइट? तो उस समय ना पता क्या हुआ, दिसंबर 2021 के अंदर ना एक आईएनबी बनाया गया था। व्हाट इज आईएनबी? आईएनबी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी। ये दरअसल में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की दूसरी स्पेशल सेशन हुआ, उसमें यहाँ पर इसको बनाया गया। एंड इसका पर्पस यही था कि यार आगे से कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके लिए आप ना एक पेंडेमिक एग्रीमेंट बनाइए, ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। उसके लिए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई थी 2021 के अंदर। अब इस बॉडी ने काम किया कई सालों तक, अब फाइनली जाकर इस पर्टिकुलर बॉडी ने एक ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया है। अब ये जो ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट है, या आई शुड से जो ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी यहाँ पे इन्होंने करी है फाइनलाइज, ये क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट होगा, जहां पर कि किस तरह से साथ में मिलकर ग्लोबल रिस्पॉन्स किया जा सकता है टू द फ्यूचर पेंडेमिक, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक मैकेनिज्म की बात है, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, कि लेट अस से मान लीजिए पैथोजेंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाकी सब देशों के साथ भी शेयर किए जाएं, एंड जो बेनिफिट्स है वो भी सबके साथ शेयर किए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ देशों के पास वैक्सीन है, बाकियों के साथ आपने उसको शेयर ही नहीं किया, नहीं, वो सबके साथ शेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बात हुई है वन हेल्थ अप्रोच की। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब पता क्या है, आप तीनों को साथ में लेके चलो, आपकी ह्यूमन हेल्थ भी, आपकी एनिमल हेल्थ हो गया और आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ हो गया। क्योंकि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक था, ये कहीं ना कहीं क्या था, ये एक एनिमल से ह्यूमन में आता है, एक जैसे बैट से ह्यूमन में आया, राइट? तो एक्चुअली हमें तीनों को साथ में ध्यान में रखना होगा, एनिमल, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ को, तभी एक तरह से हम पेंडेमिक से बच सकते हैं। साथ में मिलकर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, एंड दुनिया के अलग अलग एरियाज में इस तरह की फैसिलिटीज को यहाँ पे डेवलप किया जा पाए, ताकि प्रॉपर लोकलाइज रिस्पॉन्स हम यहाँ पे कर पाएं। साथ में ही टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम हम प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके इमरजेंसी हेल्थ वर्कफोर्स की। इसके साथ ही साथ प्रॉपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म होना चाहिए कि इनको हम सपोर्ट कर पाएँ अलग अलग देशों को, मान लीजिए कोई अचानक से आउटब्रेक आ गया है, तो ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं इस पर्टिकुलर पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उनका जो रोल है ना,
वो हेल्पिंग हैंड है। देखो एक बात समझना, WHO ने ये बोला है कि यार जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया ना, तो हमने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप ये करो, आप वो करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कभी ये नहीं कहा कि आप लॉकडाउन लगा ही दो। वो कंट्री के ऊपर मर्जी थी। हमने उनको गाइड किया कि लॉकडाउन लगाने से अच्छा फ़ायदा होगा या फिर वैक्सीन ऐसे करने से फ़ायदा होगा। आप ये कर सकते हैं, पर करने की ज़िम्मेदारी तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की ही है। तो सेम चीज़ इस पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर ना डब्ल्यूएचओ को ऑथराइज़ नहीं किया गया है कि वो लॉकडाउन वगैरह इम्पोज़ करवाएँ, नहीं। वो गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, पर कहीं न कहीं सॉवरेन देश है, तो अपने हिसाब से, अपने-अपने लॉज़ के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आईएनवी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। भारत के पास भी बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं पैंडेमिक के साथ डील करने के लिए, जैसे एनसीडीसी है हमारे पास, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। इसके माध्यम से क्या होगा, हम कहीं न कहीं एनसीडीसी क्या करता है, पब्लिक थ्रेट्स को, यहाँ पे हेल्थ थ्रेट्स को मॉनिटर करता है, रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है एंड सरकार को एडवाइस करता है कि कैसे एपिडेमिक या पैंडेमिक के साथ लड़ना है। उसके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डेफिनेटली, एंड हमारे पास एनडीएमए एक्ट भी है, जो हमें बताता है कि किस तरह से इमरजेंसीज के साथ यहाँ पे डील करना है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप तो जानते होंगे बिग कैट्स के बारे में, जैसे आपका टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, ये सब आपके बिग कैट्स के अंदर आ जाएंगे। अब 1973 के अंदर ना हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। अब 1973 के बाद जब इसके 50 साल कंप्लीट होते हैं 2023 के अंदर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि सिर्फ हम कहीं न कहीं टाइगर ही नहीं, हम बाकी जो बिग कैट्स हैं उनको भी कंज़र्व करना चाहते हैं, उनको भी प्रिज़र्व करने की इम्पोर्टेंस है। इसीलिए 2023 के अंदर ना हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एंड ये जो IBCA है ना, ये प्रधानमंत्री जी का ही आइडिया है, एंड उसके माध्यम से एक हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक बन जाती है आपकी IBCA, एंड ये तब फ़ोर्स में आती है जब 5 देश इसको रैटिफ़ाई करते हैं, और करंटली इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंडिया, लाइबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया, आपका निकारागुआ, ये 5 देश के फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बट अभी क्या हुआ है, अभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो हेडक्वार्टर्स जो है ना IBCA के, उनको होस्ट कर पाएँ। तो यानी कि इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और IBCA ने इस तरह से एक तरह से एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। तो अब बहुत सारे काम होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल IBCA को जो काम देखेंगे, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, उनको अलग-अलग वीज़ाज़ प्रोवाइड करना, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, वो सारा इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो इससे ना आप नोटिस कर पाओगे जब इंडिया के अंदर इसके आपके हेडक्वार्टर्स होंगे, तो डेफ़िनिटली इंडिया की जो एक तरह से इमेज है, कि किस तरह से हम कंज़र्व करते हैं अलग-अलग बिग कैट्स को, वो काफ़ी दुनिया में आगे जाएगी। तो सरकार ने भी इसके लिए 150 करोड़ की फंडिंग भी दी है, एंड इसका इस्तेमाल कहीं न कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों पिछले साल ना 2024-25 के बजट के अंदर हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को यहाँ पे अनाउंस किया, एंड इसमें बात क्या करी गई कि जो हमारे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे लिथियम हो गया, जो देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके अंदर भारत किस तरह से प्रॉपर सप्लाई चेन डेवलप कर पाए, ताकि ऐसा ना हो कि भारत को ये मिनरल्स मिले ही ना। तो एक तो डोमेस्टिक सोर्सेज से भी एंड कुछ हद तक फॉरेन सोर्सेज के भी हम अलग अलग उसको डाइवर्सिफाई कर पाएँ उसकी सप्लाई चेन को। इसके लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यहाँ पे आपका स्टार्ट किया लास्ट ईयर। इसमें आपका टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की बात करी गई, एंड ये मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। तो डेफिनेटली इसमें एक्सप्लोरेशन की बात है, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के लिए अप्रूवल दिया जा पाए, एक्सप्लोरेशन तेज़ी से करी जा पाए, ये यहाँ पे फोकस था। तो ये सब क्रिटिकल मिनरल, इस तरह से 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के माध्यम से, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं, जिनका काम यही होगा कि हम यहाँ पर देख पाएँ कि क्रिटिकल मिनरल्स को हम कैसे नेचुरल डिपॉज़िट से आपके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई करना उनको, एंड सेकेंडरी सोर्सेज़ हो गया, रिसाइक्लिंग, रिकवरी करना, वो सारे काम आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएँगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब अगर आएँ प्रेसिडेंट न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कौन-सी गलत है, एंड कल जो मैंने आपको कुछ लोकेशंस दी थी, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ना ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी की आप एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज़ यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिल जाएगा, जॉर्जिया हो गया,
टर्की हो गया, उसके अलावा बुल्गारिया हो गया, आपका रोमेनिया हो गया और आपका यूक्रेन। ये 6 देश हैं जो आपको इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? जो मैंने आपको यहाँ पे सामने मार्क करी हैं। अब ध्यान में रखना, मोल्दोवा जो है ना, वो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है। इट इज़ नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री। तो 6 देश आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे ब्लैक सी के। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये कौन-सा सी है? ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आपका रशिया, आपका ईरान और आपका कज़ाकिस्तान। दीज़ आर द 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ऑफ आपका कैस्पियन सी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मेडिटेरियन सी की तो बहुत सारी अलग-अलग बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, तो थोड़ा-सा आप इसका आइडिया रख सकते हो। सारी कंट्रीज़ याद करना शायद उतना पॉसिबल ना हो पाए। अगर मैं दोस्तों बात करूँ ना रेड सी की, तो रेड सी में आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, रेड सी में आपका इजिप्ट है, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, आपका यमन है, ठीक है? उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे सूडान को नोटिस कर पाओगे, इरित्रिया और जिबूती, ये आपकी 6 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी जो कि इसके बॉर्डर टच करती हैं। ये थोड़ा-सा इधर से देखना, इजिप्ट हो गया, आपका सूडान, आपका इधर जिबूती हो गया एंड इस तरह से आपका यमन एंड सूडान और आपका इरित्रिया, सऊदी अरेबिया, ये 6 देश हैं आपको जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। साथ-साथ मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे एड्रियाटिक सी की, तो एड्रियाटिक सी की भी बॉर्डरिंग आप देख पाओगे, जैसे आपका अल्बानिया हो गया, ठीक है? आपका मोंटेनेग्रो हो गया, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, इटली हो गया एंड स्लोवेनिया, ये देश आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि सर ब्लैक सी का क्रोएशिया के साथ यहाँ बॉर्डर टच होता ही नहीं है एंड ब्लैक सी ना अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है। आई कैन अंडरस्टैंड कि यार हो सकता है किसी को बाकियों में कन्फ्यूज़न हो, पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी तो काफ़ी आसान चीज़ है और आपको पता होगा कैस्पियन सी तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, पर ब्लैक सी के सामने क्रोएशिया नहीं है। एंड अगर आपको सेकंड आपने एलिमिनेट कर दिया ना, कहीं न कहीं आपका आंसर ऑटोमैटिकली मिल गया ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4। हालाँकि मैंने सारे एक्सप्लेन किए, बट कई बार एलिमिनेशन के माध्यम से भी इस तरह से अपना आंसर तक पहुँचा जा सकता है। अब दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है एंड जो कल मैंने होमवर्क दिया था, एक था सीजीआई के बारे में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना सीजीआई के रिगार्डिंग अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग दे रखा है, बट अलग से सीजीआई के लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। K2-18V की बात करें, तो दरअसल में ये तो एक्सोप्लैनेट था, ये आपका एस्टेरॉयड तो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में जो स्टेटमेंट है, येस दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। उर्दू लैंग्वेज की बात करें, तो उर्दू थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नहीं है शेड्यूल में अंदर, ये आपकी 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट बन जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।